स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत, उदारवादी चरण और प्रारंभिक कांग्रेस 1858 से 1905 ईस्वी। सामान्यतः भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास उन कारकों का परिणाम माना जाता है जो भारत में उपनिवेशी शासन के कारण उत्पन्न हुए, जैसे नई नई संस्थाओं की स्थापना, रोजगार के नए अवसरों का सृजन, संसाधनों का अधिकाधिक दोहन इत्यादि। दूसरे शब्दों में भारत में राष्ट्रवाद का उदय कुछ उपनिवेशी नीतियों द्वारा एवं कुछ उपनिवेशी नीतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ, किंतु विभिन्न परिस्थितियों के अध्ययनोपरांत यह ज़्यादा तर्कसंगत लगता है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय किसी एक कारण परिस्थिति से उत्पन्न होकर विभिन्न कारकों का सम्मिलित प्रतिफल था। संक्षिप्त रूप से देखा जाए तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय विकास के लिए निम्न कारक उत्तरदायी थे। नंबर 1, विदेशी आधिपत्य का परिणाम। नंबर 2, पाश्चात्य चिंतन तथा शिक्षा। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप विश्व स्तर पर राष्ट्रवादी चेतना एवं आत्मविश्वास की भावना का प्रसार। प्रेस एवं समाचार पत्रों की भूमिका। भारतीय जन पुनर्जागरण। अंग्रेजों द्वारा भारत में आधुनिकता को बढ़ावा और ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध भारतीय आक्रोश इत्यादि। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कारण भारतीय हितों एवं उपनिवेशी हितों में विरोधाभास। भारतवासियों ने देश के आर्थिक पिछड़ेपन को उपनिवेशी शासन का परिणाम माना। उनका विचार था कि देश के विभिन्न वर्ग के लोगों यथा कृषक, शिल्पकार, दस्तकार, मजदूर, बुद्धिजीवी, शिक्षित वर्ग एवं व्यापारियों इत्यादि सभी के हित विदेशी शासन की भेंट चढ़ गए थे। देशवासियों की इस सोच ने आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। उनका मानना था कि देश में जब तक विदेशी शासन रहेगा, लोगों के हितों पर कुठाराघात होता रहेगा। देश का राजनीतिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण। भारत में ब्रिटिश शासन का विकास उत्तर में हिमालय से दक्षिण में कन्याकुमारी तक तथा पूर्व में असम से पश्चिम में खैबर दर्रे तक था। अंग्रेजों ने देश में मौर्यों तथा मुगलों से भी बड़े साम्राज्य की स्थापना की। कुछ भारतीय राज्य सीधे ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में थे, तो अन्य देशी रियासतें अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी शासन के अधीन थी। ब्रिटिश तलवार ने पूरे भारत को एक झंडे के तले एकत्र कर दिया। एक दक्ष कार्यपालिका, संगठित न्यायपालिका तथा संहिताबद्ध फौजदारी तथा दीवानी कानून, जिन पर दृढ़ता से अमल होता था, भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक लागू होते थे। इसने भारत की परंपरागत संस्कृति की एकता को एक नई प्रकार की राजनीतिक एकता प्रदान की। प्रशासनिक सुविधाओं, सैन्य रक्षा उद्देश्यों, आर्थिक व्यापन तथा व्यापारिक शोषण की बातों को ध्यान में रखते हुए परिवहन के तीव्र साधनों का विकास किया गया। पक्के मार्गों का निर्माण हुआ, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान जुड़ गए, परंतु देश को एक सूत्र में बांधने का सबसे बड़ा साधन रेल था। 1850 के पश्चात रेल लाइनें बिछाने का कार्य प्रारंभ हुआ। रेलवे से अन्य कई लाभों के अतिरिक्त इसने देश को प्रत्यक्ष रूप से एकीकृत करने का भी कार्य किया। 1850 के उपरांत प्रारंभ हुई आधुनिक डाक व्यवस्था ने तथा बिजली के तारों ने देश को समेकित करने में सहायता की। इसी प्रकार आधुनिक संचार साधनों ने भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों को एक दूसरे संबंध बनाए रखने में सहायता की। इससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से एकीकरण के प्रयासों को दो प्रकार से देखा जा सकता है। एकीकरण से विभिन्न भाग के लोगों के आर्थिक हित आपस में जुड़ गए, जैसे किसी एक भाग में काल पड़ने पर इसका प्रभाव दूसरे भागों में खाद्यान्नों के मूल्यों एवं आपूर्ति पर भी होता था। यातायात एवं संचार के साधनों के विकास से देश के विभिन्न वर्गों के लोग, मुख्यतः नेताओं का आपस में राजनीतिक संपर्क स्थापित हो गया। इससे राजनीतिक विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को गति मिली तथा उनके मध्य विभिन्न आर्थिक और सामाजिक सार्वजनिक विषयों पर विवाद सरल हो गया। प्रमुख विचार। ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित भारत की प्रशासनिक एकता ने सामान्य अधीनता की भावना को जन्म दिया। पाश्चात्य चिंतन तथा शिक्षा का प्रभाव। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के प्रचलन से आधुनिक पाश्चात्य विचारों को अपनाने में मदद मिली, जिससे भारतीय राजनीति चिंतन को एक नई दिशा प्राप्त हुई। जब ट्रेवेलियन, मैकाले और बेंटिक ने देश में अंग्रेजी शिक्षा का श्रीगणेश किया तो एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय था। पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार यद्यपि प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए किया गया था, परंतु इससे नवशिक्षित वर्ग के लिए पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा के द्वार खुल गए। बेंथम, शीले, मिल्टन, स्पेंसर, स्टुअर्ट मिल्स, पेन, रोसो तथा वाल्टेयर जैसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों के अतिवादी और पाश्चात्य विचारों ने भारतीय बुद्धिजीवियों में स्वतंत्र राष्ट्रीयता तथा स्वशासन की भावनाएं जगा दी और उन्हें अंग्रेजी साम्राज्य का विरोधाभास खलने लगा। इससे साथ ही अंग्रेजी भाषा ने संपूर्ण भारत के विभिन्न प्रांतों में स्थानों के लोगों के लिए संपर्क भाषा का कार्य किया। इसे सभी भाषा भाषियों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया, जिससे राष्ट्रवादी आंदोलन को अखिल भारतीय स्वरूप मिल सका। अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त कर नवशिक्षित भारतीयों जैसे वकील और डॉक्टर इत्यादि ने उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड की यात्रा की। उन्होंने यहाँ तक एक स्वतंत्र
इन्होंने यहाँ एक स्वतंत्र देश में विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के विकास की प्रक्रिया देखी तथा वस्तु स्थिति का भारत से तुलनात्मक आकलन किया, जहां नागरिकों को विभिन्न प्रकार के स्वतंत्र अधिकारों से वंचित रखा गया था। इस नव पाश्चात्य भारतीय शिक्षित वर्ग ने भारत में नए बौद्धिक मध्य वर्ग का विकास किया। कालांतर में जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की विभिन्न राजनीतिक एवं अन्य संस्थाओं को इसी मध्य वर्ग से नेतृत्व मिला। प्रेस एवं समाचार पत्रों की भूमिका समय समय पर उपनिवेशी शासकों द्वारा भारतीय प्रेस पर विभिन्न प्रतिबंधों के बावजूद 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय समाचार पत्रों तथा साहित्य की आश्चर्यजनक प्रगति हुई। 1873 में प्रकाशित होने वाले विभिन्न भाषाई एवं हिंदी समाचार पत्रों की संख्या लगभग 169 थी तथा इनके प्रसार संख्या लगभग 1 लाख तक पहुँच गई थी। भारतीय प्रेस जहां एक और उपनिवेशी नीतियों को आलोचना करता था, वहीं दूसरी ओर देशवासियों में आपसी एकता स्थापित करने का आह्वान करता था। प्रेस ने आधुनिक विचारों एवं व्यवस्था यथा स्वशासन, लोकतंत्र, दीवानी अधिकार एवं औद्योगिकरण इत्यादि प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार पत्रों, जर्नल्स, पंपलेट्स और राष्ट्रवादी साहित्य ने देश के विभिन्न भागों में स्थिति राष्ट्रवादी नेताओं के मध्य विचारों के आदान प्रदान में सहायता पहुंचाई। इस प्रकार भारतीय समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रवाद के दर्पण बन गए तथा जनता को शिक्षित करने का माध्यम बन गए। भारत के अतीत का पुनः अध्ययन। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतवासियों को अपने प्राचीन इतिहास का ज्ञान अत्यंत कम था। वे केवल मध्यकालीन या 18वीं सदी के इतिहास से ही थोड़ा बहुत परिचित थे, किंतु तत्कालीन प्रसिद्ध यूरोपीय इतिहासकारों जैसे मैक्स मूलर, मोनियर, विलियम्स, रोथ एवं सैसून तथा विभिन्न राष्ट्रवादी इतिहासकारों जैसे आर जी भंडारकर, R.L. मित्रा प्रकार भारतीय समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रवाद के दर्पण बन गए, जनता को शिक्षित करने का माध्यम बन गए। भारत के अतीत का पुनः अध्ययन। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतवासियों को अपने प्राचीन इतिहास का ज्ञान अत्यंत कम था। वे केवल मध्यकालीन या 18वीं सदी के इतिहास से ही थोड़ा बहुत परिचित थे, किंतु तत्कालीन प्रसिद्ध यूरोपीय इतिहासकारों जैसे मैक्स मूलर, मोनियर, विलियम्स, रोथ तथा सैसून तथा विभिन्न राष्ट्रवादी इतिहासकारों जैसे R.G. भंडारकर, R.L. मित्रा तथा स्वामी विवेकानंद इत्यादि ने भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को पुनर्व्याख्यातित कर राष्ट्रीय नई तस्वीर पेश की। इन्होंने अथक परिश्रम कर कला, साहित्य, वास्तुकला, संगीत, दर्शन, विज्ञान और गणित इत्यादि के क्षेत्रों में भारतीय उपलब्धियों तथा मानव सभ्यता के विकास में भारत के योगदान को पुनः प्रकाशित किया, जिससे लोगों में राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। यूरोपीय चिंतकों ने व्याख्या दी कि भारतीय तथा यूरोपीय एक ही प्रकार के आर्यों संतान हैं। इसका भारतवासियों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा तथा इसमें प्रजातिहीनता की भावना जाती रही। इससे देशवासियों की भ्रांति भी दूर हो गई कि वे सदी हुई गुलामी के दास्ता के अधीन जीते रहे हैं। सुधार आंदोलनों का विकासात्मक स्वरूप। 19वीं शताब्दी में भारत में विभिन्न सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए। इन आंदोलनों ने सामाजिक धार्मिक नवजागरण कार्यक्रम अपनाया तथा सारे देश को भी प्रभावित किया। आंदोलनकारियों ने व्यक्ति स्वतंत्र, सामाजिक एकता और राष्ट्रवाद के सिद्धांतों पर जोर दिया, उनके लिए संघर्ष किया। इन आंदोलनों ने विभिन्न सामाजिक कुरीतियों को दूर कर सामाजिक एकता कायम की। समाज सुधार के प्रस्तावों को सरकारी अनुमति में विलंब ने समाज सुधारकों के शोषण पर विवश कर दिया कि जब तक स्वशासन नहीं होगा, सुधार संबंधी विधेयकों को पूर्णतया सरकारी सहमति और सहयोग नहीं मिल सकता। सुधार आंदोलनों ने देशवासियों में साहस जुटाया कि वे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष करें। मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों के उत्थान। अंग्रेजों की प्रशासनिक एवं आर्थिक प्रक्रिया से नगरों में एक मध्यवर्गीय नागरिकों की श्रेणी उत्पन्न हुई। इस नवीन श्रेणी ने तत्परता से अंग्रेजी भाषा सीख ली, जिससे उसे रोजगार तथा सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों ही प्राप्त होने लगे। यह नवीन श्रेणी अपनी शिक्षा, समाज में उच्च स्थान, प्रशासक वर्ग के समीप होने के कारण आगे आ गई। यह मध्यवर्ग भारत की नवीन आत्मा बन गया और इसने समस्त देश में नई शक्ति का संचार किया। इसी वर्ग ने राष्ट्रीय आंदोलन के भी उसके चरणों में नेतृत्व प्रदान किया। तत्कालीन विश्वव्यापी घटनाओं का प्रभाव। दक्षिण अमेरिका में स्पेनी और तथा पुर्तगाली तत्कालीन विश्वव्यापी घटनाओं का प्रभाव। दक्षिण अमेरिका में स्पेनी तथा पुर्तगाली उपनिवेशी शासन की समाप्ति से अनेक नए राष्ट्रों का उदय हुआ। इसके अतिरिक्त यूनान एवं इटली के स्वतंत्रता आंदोलन एवं आयरलैंड की घटनाओं ने भारतीयों को अत्यंत प्रभावित किया। विधि शासकों का जातीय अहंकार और प्रतिक्रियावादी नीतियाँ। अंग्रेज शासकों की जातीय अहंकार और श्रेष्ठता की भावना ने भारतीयों को अत्यंत आहत किया। अंग्रेज अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने खुले आम शिक्षित भारतीयों को अपमानित किया तथा कई बार उन पर प्रहार किए। अंग्रेज भारतीयों को अनेक अपमानजनक शब्दों से संबोधित करते थे। एक अंग्रेज का जीवन कई भारतीयों के जीवन से अधिक मूल्यवान समझा जाता था। उच्च एवं महत्वपूर्ण पदों पर भारतीयों को नियुक्ति का अधिकार नहीं था। इन सभी कारणों से त्वचा के गोरेपन एवं प्रजातीय श्रेष्ठता के रंग में डूबे अंग्रेजों के प्रति भारतीयों में घृणा पैदा हो गई। जातीय अहंकार का सबसे घृणित रूप था न्याय में असमानता। अंग्रेज तथा भारतीयों के झगड़े में दोषी होने पर भी अंग्रेज को दोषमुक्त करार दिया जाता था और दोषी होने पर भी भारतीयों को कठोर दंड से प्रताड़ित किया जाता था। लॉर्ड लिटन की विभिन्न प्रतिक्रियावादी नीति जैसे इंडियन सिविल सर्विस में प्रवेश की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष करना 1876 में, जब पूरा दक्षिण भारत भयंकर अकाली चपेट में था, तब भव्य दिव्य दिल्ली दरबार का आयोजन करना 1873 में, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, शस्त्र अधिनियम 1878 इत्यादि ने
देशवासियों की समस्या सरकार की वास्तविक मंशा उजागर कर दी और अंग्रेजों के विरुद्ध जनमत तैयार किया। इसके पश्चात इल्बर्ट विल विवाद 1883 सामने आया। लॉर्ड रिपन के समय इल्बर्ट विल को लेकर भारत में एक विशिष्ट समस्या खड़ी हो गई। लॉर्ड रिपन ने इस प्रस्ताव द्वारा भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपीय अधिकारियों के मुकदमे का निर्णय करने का अधिकार देना चाहा। इस बात पर संपूर्ण भारत और इंग्लैंड में अंग्रेजों ने संगठित होकर ऐसा तीव्र आंदोलन चलाया कि इस प्रस्ताव का संशोधित रूप ही कानून बन सका। इसमें काले और गोरे को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ उससे स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज रंग के आधार पर भारतीयों से कितनी घृणा करते थे। इससे भारतीयों में अंग्रेजों के विरुद्ध नफरत पैदा हो गई। उनमें संगठित होकर आंदोलन करने की प्रेरणा जागी। जी ओ टेविलियन 1864 में कहते हैं कि न्यायालयों में हमारे एक भी देशवासी अंग्रेज के साक्ष्य का वजन अन्य हिंदू के साक्ष्यों से ज़्यादा है। ये एक ऐसी स्थिति है जो बेईमान एवं लालची अंग्रेजों के हाथों में सत्ता का भयंकर उपकरण रख देती है। साहित्य की भूमिका 19वीं 20वीं शताब्दी में विभिन्न प्रकार के साहित्य की रचना हुई। उससे भी राष्ट्रीय जागरण में सहायता मिली। विभिन्न कविताओं, निबंधों, कथाओं, उपन्यासों एवं गीतों ने लोगों में देशभक्ति, राष्ट्रप्रेम की भावना जागृत की। हिंदी में भारतेंदु हिंदू हरिश्चंद्र, बांग्ला में रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, मराठी में विष्णु शास्त्री चिपलंकर, असमिया में लक्ष्मीदास बेज बरुआ इत्यादि उस काल के प्रख्यात राष्ट्रवादी साहित्यकार थे। इन साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं द्वारा भारतीयों में स्वतंत्रता, समानता, एकता, भाईचारा तथा राष्ट्र की भावना को बढ़ावा दिया। साहित्यकारों के इन प्रयासों से आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास को प्रोत्साहन मिला। कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में जिन राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हुआ उनका नेतृत्व मुख्यतः समृद्ध एवं प्रभावशाली वर्ग द्वारा किया गया। इन संस्थाओं का मुख्य स्वरूप स्थानीय तथा क्षेत्रीय था। उन्होंने विभिन्न याचिकाओं, प्रार्थना पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश संसद के समक्ष निम्न मांगे रखी: प्रशासनिक सुधार, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा, शिक्षा का प्रसार। किंतु 19वीं शताब्दी के पूर्वोत्तरार्ध में देश में जिन राजनीतिक संस्थाओं का गठन हुआ उसका नेतृत्व मुख्यतः मध्य वर्ग के द्वारा किया गया। इस वर्ग के विभिन्न लोगों जैसे वकीलों, डॉक्टरों, पत्रकारों, शिक्षकों इत्यादियों ने इन राजनीतिक संगठनों को सशक्त नेतृत्व प्रदान किया और इन सभी ने सक्षम नेतृत्व प्रदान कर संस्थाओं की मांगों को परिपूर्णता में प्रासंगिकता प्रदान की। बंगाल में राजनीतिक संस्थाएं। बंगाल में राजनीतिक आंदोलन के सबसे पहले प्रवर्तक थे राजा राम मोहन राय। वे पाश्चात्य विचारों से प्रभावित व्यक्ति थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम अंग्रेजों का ध्यान भारतीय समस्याओं की ओर आकृष्ट करवाया। ऐसा माना जाता है कि 1836 के चार्टर एक्ट की अनेक उदारवादी धाराएं उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम थी। लेकिन बंगाल में सर्वप्रथम राजनीतिक संगठन बनाने का श्रेय उनके सहयोगियों को मिला जब उन्होंने 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा का गठन किया। जुलाई 1838 में जमींदारों के हितों की सुरक्षा के लिए जमींदारी एसोसिएशन, जिसे लैंड होल्डर्स एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है, का गठन किया गया। जमींदारी एसोसिएशन भारत की पहली राजनीतिक सभा थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया। इसने ही सर्वप्रथम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संवैधानिक प्रदर्शन का मार्ग अपनाया। 1843 में एक अन्य राजनीतिक संस्था बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी बनाई गई जिसका उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाना तथा राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। सोसाइटी ब्रिटिश प्रशासनिक प्रभाव से समाज के सभी वर्ग के लोगों को कठिनाइयों एवं दुखों पर विचार कर उनके समाधान ढूंढने का प्रयत्न करती थी। 1851 में जमींदारी एसोसिएशन बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी का आपस में विलय हो गया तथा एक नई संस्था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन हुआ। इसने ब्रिटेन की संसद को एक प्रार्थना पत्र भेजकर अपील की कि उसके कुछ सुझावों को कंपनी के नई चार्टर में शामिल किया जाए, जैसे लोकप्रिय उद्देश्यों वाली पृथक विधायिका की स्थापना, उच्च वर्ग के नौकरशाहों के वेतन में कमी, नमक कर, आबकारी कर एवं डाक शुल्क में समाप्ति। एसोसिएशन के इन सुझावों को आंशिक सफलता मिली जब 1853 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में कानून निर्माण में सहायता देने के लिए 6 नए सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान किया गया। 1866 में दादा भाई नेहरूजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया जिसका उद्देश्य भारत के लोगों की समस्याओं और मांगों से ब्रिटेन को अवगत कराना तथा भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार करना था। कालांतर में भारत के विभिन्न भागों में इसकी शाखाएं खुल गई। 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की जिसका उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना तथा राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। शीघ्र इंडियन लीग का स्थान इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता ने ले लिया। इसका स्थापना 1876 में हुई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस इसके प्रमुख नेता थे। ये दोनों ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की संकीर्ण एवं जमींदार समर्थक नीतियों के विरुद्ध थे। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में से एक महत्वपूर्ण संस्था थी। इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में सशक्त जनमत तैयार करना तथा एक साझा राजनीतिक कार्यक्रम हेतु भारतवासियों में एकता की स्थापना करना। एसोसिएशन की शाखाएं बंगाल के अनेक संस्थानों तथा बंगाल से बाहर भी कई स्थानों पर खोली गई। एसोसिएशन के निम्न आय वर्ग के लोगों को आकृष्ट करने के लिए अपनी सदस्यता शुल्क काफ़ी कम रखी। बम्बई में राजनीतिक संस्थाएं। बम्बई में सर्वप्रथम राजनीतिक संस्था बॉम्बे एसोसिएशन थी जिसका गठन 26 अगस्त 1852 को कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के नमूने पर किया गया। इसका उद्देश्य भेदभावपूर्ण
सरकारी नियमों के विरुद्ध सरकार को सुझाव देना तथा विभिन्न बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार को ज्ञापन देना था। 1867 में महादेव गोविंद रानाडे ने पुनः सार्वजनिक सभा बनाई, जिसका उद्देश्य सरकार और जनता के मध्य सेतु का कार्य करना था। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाई गई, जिसका श्रेय सैयद बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोजा मेहता, केटी तेलंग को है। मद्रास में राजनीतिक संस्थाएं। कलकत्ता की ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की शाखा के रूप में मद्रास नेटिव एसोसिएशन का गठन हुआ, किंतु ये ज़्यादा प्रभावी नहीं हो सकी। मई 1884 में एम वीरागवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्रू ने मद्रास महाजन सभा का गठन किया। इस सभा का उद्देश्य स्थानीय संगठन के कार्यों को समन्वित करना था। कांग्रेस से पूर्ववर्ती अभियान। भारतीय राजनीति परिदृश्य पर अखिल भारतीय कांग्रेस के अभ्युदय से पूर्व इन राजनीतिक संस्थाओं ने अनेक आंदोलन और अभियान की, जो इस प्रकार हैं। 1875 में कपास पर आयात शुल्क आरोपित करने के विरोध में, सरकारी सेवाओं के भारतीयकरण हेतु 1878 से 79 में लॉर्ड रिटन की अफगान नीति के विरोध में, शस्त्र अधिनियम 1878 के विरोध में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के विरोध में, स्वयंसेवक सेना में प्रवेश के अधिकार के समर्थन में, प्लांटेशन लेबर एवं इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के विरोध में, इल्बर्ट बिल के विवाद में, राजनीतिक प्रदर्शनों हेतु अखिल भारतीय कोष की स्थापना के समर्थन में। ब्रिटेन में भारत का समर्थन करने वाले दल के लिए मतों हेतु भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश की न्यूनतम आयु कम करने के समर्थन में इंडियन एसोसिएशन ने इस संबंध में अखिल भारतीय प्रदर्शन किया। इसे ही भारतीय सिविल सेवा प्रदर्शन के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उद्देश्य एवं कार्यक्रम। कांग्रेस के गठन से पूर्व एक अखिल भारतीय संस्था के गठन की भूमिका तैयार हो चुकी थी। 19वीं शताब्दी के 60 दशक से ही राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ता एक अखिल भारतीय संगठन के निर्माण में प्रयासरत थे, किंतु इस विचार को मूर्त एवं व्यवहारिक रूप देने का श्रेय एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी ए ह्यूम को प्राप्त हुआ। ह्यूम ने 1883 में भारत के प्रमुख नेताओं से संपर्क स्थापित किया। इसी वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। 1884 में उन्हीं के प्रयत्नों से एक संस्था इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई। इस यूनियन ने पूना में 1885 में राष्ट्र के विभिन्न प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया। इस कार्य का उत्तरदायित्व भी ए ह्यूम को सौंपा गया, किंतु पूना में हैजा फैल जाने के कारण उसी वर्ष यह सम्मेलन बम्बई में आयोजित किया गया। सम्मेलन में भारत के सभी प्रमुख शहरों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यहीं सर्वप्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन किया गया। ए ह्यूम के अतिरिक्त सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रमुख वास्तुविद थे माने जाते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की तथा इसमें 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके पश्चात प्रतिवर्ष भारत के विभिन्न शहरों में इसका वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया जाता था। देश के प्रख्यात राष्ट्रवादी नेताओं ने कांग्रेस के प्रारंभिक चरण में इसकी अध्यक्षता की और इसे सुयोग्य नेतृत्व प्रदान किया। इसमें प्रमुख हैं दादा भाई नारोजी, 3 बार अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोजा मेहता, पी आनंद चार्लू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन दास, गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेताओं में महादेव गोविंद रानाडे, बाल गंगाधर तिलक, शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष, मदन मोहन मालवीय, जी सुब्रमण्यम अय्यर, सी विजय राघवाचारी तथा दिनिशा ई वाचा के नाम भी उल्लेखनीय हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने 1890 में प्रथम बार कांग्रेस को संबोधित किया। इस संबोधन का कांग्रेस के इतिहास में दूरगामी महत्व था, क्योंकि इससे राष्ट्रीय स्वतंत्र संघर्ष में महिलाओं की सहभागिता परिलक्षित होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अतिरिक्त प्रांतीय सभाओं, संगठनों, समाचार पत्रों, साहित्य के माध्यम से भी राष्ट्रवादी गतिविधियां संचालित होती रही। कांग्रेस के उद्देश्य एवं कार्यक्रम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य एवं कार्यक्रम इस प्रकार थे: लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना, भारतीयों को राजनीतिक लक्ष्यों से परिचित कराना तथा राजनीतिक शिक्षा देना, आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना, देश के विभिन्न भागों में राजनीतिक नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के मध्य महत्वपूर्ण संबंधों की स्थापना को प्रोत्साहित करना, उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन एवं समर्थन, एक सामान्य आर्थिक एक राजनीतिक कार्यक्रम हेतु देशवासी को एकमत करना, लोगों को जाति, धर्म, प्रांतीयता की भावना से उठकर उनमें एक राष्ट्रव्यापी अनुभव को जागृत करना, भारतीय राष्ट्रवादी भावना को प्रोत्साहन एवं उसका प्रसार। क्या कांग्रेस की स्थापना के पीछे सेफ्टी वाल्व की अवधारणा थी? क्या कांग्रेस की स्थापना के पीछे सेफ्टी वाल्व की अवधारणा थी? कहा जाता है कि ए ह्यूम ने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में जिन मुख्य लक्ष्यों को ध्यान में रखकर सहयोग दिया था, उनमें सबसे प्रमुख था अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बढ़ते हुए जन असंतोष के लिए सुरक्षा कपाट, सेफ्टी वाल्व की व्यवस्था करना।
ऐसा कहा जाता है कि सरकारी अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए को कुछ ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई थी कि शीघ्र ही राष्ट्रीय विद्रोह होने की संभावना है। यदि कांग्रेस का गठन हो जाए तो वे जनता की दबी हुई भावनाओं में उद्गारों को बाहर निकलने का अवसर प्रदान करने वाली संस्था सिद्ध होगी जो ब्रिटिश सरकार को किसी प्रकार की हानि से बचाएगी। इसलिए ह्यूम ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन से अनुरोध किया कि वे कांग्रेस की स्थापना में किसी तरह की रुकावट पैदा न करें। हालांकि भारत के आधुनिक इतिहासकारों में सेफ्टी वाल्व की अवधारणा को लेकर एक मतता नहीं है। उनके अनुसार कांग्रेस की स्थापना भारतीयों में आई राजनीतिक चेतना का परिणाम थी। वे ऐसी किसी संस्था की स्थापना, राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करना चाहते थे जिसके द्वारा भारतीयों को की राजनीतिक एवं आर्थिक मांगों को भारत सरकार के सम्मुख रख सकें। यदि उन परिस्थितियों में भारतीय इस तरह की कोई पहल करते तो निश्चय ही सरकार द्वारा इसका विरोध किया जाता था, इसमें व्यवधान पैदा किया जाता था, सरकार इसकी अनुमति नहीं देती। किंतु संयोगवश ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई जिनमें कांग्रेस की स्थापना हो गई। विपिन चंद्र के अनुसार ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना के लिए तड़ित चालाक उत्प्रेरक का कार्य किया, जिसमें राष्ट्रवादियों को एक मंच में एकत्र होने एवं कांग्रेस का गठन करने में सहायता मिली। इसी से सेफ्टी वाल्व की अवधारणा का जन्म हुआ। कांग्रेस की स्थापना के पश्चात भारत का स्वतंत्रता आंदोलन लघु पैमाने एवं मध्यगति से ही सही किंतु एक संगठित रूप में प्रारंभ हुआ। यद्यपि कांग्रेस का आरंभ बहुत ही प्रारंभिक उद्देश्यों को लेकर किया गया था परंतु धीरे धीरे उसके उद्देश्यों में परिवर्तन होता गया और शीघ्र ही वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवा बन गई। प्रमुख विचार लाला लाजपत राय। यह एक सफल अवसरवादी आंदोलन था जिसने कपटी और पाखंडियों के लिए अवसर खोले। इसने कुछ लोगों को राष्ट्रीयता के नाम पर भुनाने का अवसर दिया। लॉर्ड कर्जन कहते हैं, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है। उसकी इच्छा है कि कांग्रेस की शांति में मृत्यु में सहायता दे सके। प्रारंभिक उदारवादियों के राजनीतिक कार्य और कांग्रेस का प्रथम चरण 1885 से 1905। कांग्रेस के इस चरण को उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस चरण में आंदोलन का प्रमुख नेतृत्व उदारवादी नेताओं के हाथों में रहा। इनमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनेश वाचा, WC बनर्जी, SN बनर्जी, रास बिहारी बोस, RC दत्त, बदरुद्दीन तैयबजी, गोपाल कृष्ण गोखले, PR नायडू, आनंद चारलू एवं पंडित मदन मोहन मालवीय इत्यादि प्रमुख थे। इन नेताओं को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के नेताओं के से जाना जाता है। ये नेता उदारवादी नीतियों में अहिंसक विरोध प्रदर्शन में विश्वास रखते थे। इनकी यह विशेषता इन्हें 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में उभरने वाले नवराष्ट्रवादियों, जिन्हें उग्रवादी कहते हैं, से पृथक करती है। उदारवादी कानून के दायरे में रहकर अहिंसक और संवैधानिक प्रदर्शनों के पक्षधर थे। यद्यपि उदारवादियों की यह नीति अपेक्षाकृत धीमी थी किंतु इससे क्रमबद्ध राजनीतिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उदारवादियों का मत था कि अंग्रेज भारतीयों को सुरक्षित बनाना चाहते थे तो भारतीयों को वास्तविक समस्याओं से बेखबर नहीं है। अतः यदि सर्वसम्मति से सभी देशवासी प्रार्थना पत्रों, याचिकाओं, सभाओं इत्यादि के माध्यम से सरकार से अनुरोध करें तो सरकार धीरे धीरे उनकी मांगें स्वीकार कर लेगी। अपने इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उदारवादियों ने 2 प्रकार की नीतियों का अनुसरण किया। पहला, भारतीयों में राष्ट्र प्रेम और चेतना जागृत कर राजनीतिक मुद्दों पर उन्हें शिक्षित करना, उनमें एकता स्थापित करना। दूसरा, ब्रिटिश जनमत एवं ब्रिटिश सरकार को भारतीय पक्ष में करके भारत में सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ करना। अपने दूसरे उद्देश्यों के लिए राष्ट्रवादियों ने 1899 लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना की। दादा भाई नौरोजी ने अपने जीवन का काफ़ी समय इंग्लैंड में बिताया तक विदेशों में भारतीय पक्ष में जनमत तैयार करने का प्रयास किया। 1890 में नौरोजी ने 2 वर्ष पश्चात अर्थात 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लंदन में आयोजित करने का निश्चय किया किंतु 1891 में लंदन में आम चुनाव आयोजित किए जाने के कारण उन्होंने यह निर्णय स्थगित कर दिया। उदारवादियों को मानना था कि ब्रिटेन में भारत का संपर्क होना भारतीयों के हित में है तथा अभी ब्रिटिश शासन को प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देने का यथोचित समय नहीं आया है, इसलिए बेहतर होगा कि उपनिवेशी शासन को भारतीय शासन में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाए। जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले को कहते हैं कि आप नहीं समझते कि इतिहास में हमारा राष्ट्रीय का एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रशासनिक तौर पर हमारे राष्ट्रीय स्मारक सरकार का स्वामित्व प्रदर्शित करते हैं किंतु सच्चाई यह है कि भारतीयों की संपत्ति है। विपिन चंद्र कहते हैं 1858 से 1905 तक का समय भारतीय राष्ट्रवाद का शैशव काल था। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने इस काल में राष्ट्रवाद की धरती को सींचा और गहरे तक राष्ट्रीयता के बीज बो दिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों का योगदान। ब्रिटिश साम्राज्यवादी की आर्थिक नीतियों की आलोचना। अनेक उदारवादी नेताओं यथा दादा भाई नौरोजी, RC दत्त, दिनेश वाचा तथा कुछ अन्य ने ब्रिटिश शासन की शोषणात्मक आर्थिक नीतियों का अनावरण किया तथा उसके द्वारा भारत में किए जा रहे आर्थिक शोषण के लिए निकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्रिटिश शासन
ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों का परिणाम भारत को निर्धन बनाना है। इसके अनुसार सोची समझी रणनीति के तहत जिस प्रकार भारतीय कच्चे माल संसाधनों को निर्यात किया जाता है तथा ब्रिटेन में निर्मित माल को भारतीय बाजारों में खपाया जाता है, भारत की खुली लूट है। इस प्रकार इन उदारवादियों ने अपने प्रयासों से एक ऐसा सशक्त भारतीय जनमत तैयार किया जिनका मानना था कि भारत की गरीबी आर्थिक पिछड़ेपन का कारण यही उपनिवेशी शासन है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत में पदस्थ अंग्रेज अधिकारी कर्मचारी वेतन अन्य उपहारों के रूप में भारतीय धन का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेजते हैं, जिससे भारतीय धन का तेजी से इंग्लैंड की ओर प्रवाह हो रहा है। इन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर सभी उदारवादियों ने एक स्वर में सरकार से भारत की गरीबी को दूर करने के लिए दो प्रमुख उपाय सुझाए। पहला, भारत में आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास किया जाए तथा दूसरा, भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने भू राजस्व में कमी करने, नमक कर का उन्मूलन करने, बागान श्रमिकों की दशा सुधारने और सैन्य खर्च में कटौती करने की मांग की। व्यवस्थापिका संबंधी योगदान एवं संवैधानिक सुधार। 1920 तक भारत में व्यवस्थापिकाओं को कोई वास्तविक प्रशासनिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। सर्वप्रथम 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा इस दिशा में कुछ कदम उठाए गए। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार किया गया। इसमें गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के सदस्यों के अतिरिक्त 6 से 12 तक अतिरिक्त सदस्यों की व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधान परिषद भारत के किसी भी विषय पर कानून बना सकते थे, लेकिन इस परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या अत्यल्प होती थी। 1862 से 1892 तक के मध्य 30 वर्षों के अवधि में केवल 45 भारतीय इस परिषद में सदस्य बन सके, जिनमें से अधिकांश धनी, प्रभावशाली अंग्रेजों के भक्त थे। नाम मात्र के बौद्धिक व्यक्तियों, प्रख्यात लोगों को इसकी सहायता मिली। इनमें सैयद अहमद खान, कृष्णोदस पाल, वीएन मंडली, केएल नुलकर और रासबिहारी घोष प्रमुख हैं। इस पर 1861 के एक्ट ने ब्रिटिश भारत में केंद्रीय स्तर पर एक छोटी विधानसभा को जन्म दिया। 1885-1892 के मध्य राष्ट्रवादियों के संवैधानिक सुधारों की मांगें मुख्यतः निम्न दो बिंदुओं पर केंद्रित रही। परिषदों का विस्तार, इनमें भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, परिषद में सुधार जैसे परिषदों को और अधिक अधिकार देना, मुख्यतः आर्थिक विषयों पर। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने लोकतांत्रिक स्वशासन हेतु लंबी कार्य योजनाएं बनाई। इनकी संवैधानिक सुधारों की मांगों को सफलता तब मिली जब ब्रिटिश सरकार ने 1892 का ब्रिटिश भारतीय परिषद अधिनियम बनाया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 लॉर्ड डफरिन के काल में कांग्रेसों की दिनों दिन बढ़ती लोकप्रियता के कारण विवश होकर ब्रिटिश सरकार को 1892 में अन्य अधिनियम पारित करना पड़ा, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम की मुख्य धाराएं इस प्रकार थी। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया। केंद्रीय विधान परिषद के अतिरिक्त सदस्यों में 4 सदस्यों की वृद्धि की गई। नई व्यवस्था के अनुसार कम से कम 10 एवं अधिक से अधिक 16 सदस्य हो सकते थे। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने पहली बार निर्वाचन के सिद्धांत को भारत में स्वीकार किया। अब केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों में से कुछ सदस्य निर्वाचित किए जाने की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम द्वारा विधान मंडलों के सदस्यों निर्धारित नियमों के तहत बजट एवं वित्तीय मामलों पर बहस करने का सीमित अधिकार प्राप्त हो गया। विधान मंडलों के सदस्यों को सार्वजनिक हित के मसलों पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। किंतु 1892 के अधिनियम में कुछ त्रुटियां थी, जैसे भारत की विशाल जनसंख्या के अनुपात में केंद्रीय विधान परिषद में केवल 4 सदस्यों की वृद्धि उपहासजनक था। विधान परिषद में अभी तक सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहा। निर्वाचन की व्यवस्था पुनः नाम मात्र की थी। पुनर्गठित केंद्रीय विधान परिषद की बैठक अपने पूरे कार्यकाल में सिर्फ 13 दिन प्रतिवर्ष की वार्षिक औसत से आयोजित की हुई। इसके कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या केवल 5 थी। गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर संशोधन का प्रस्ताव रखने या मतदान में भाग लेने का अधिकार नहीं था। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। किंतु इन अधूरे संवैधानिक सुधारों से कांग्रेस संतुष्ट नहीं हुई और अपने वार्षिक अधिवेशनों में उसने इन सुधारों की जमकर आलोचना की। इसके पश्चात उसने मांग की कि इनमें निर्वाचित भारतीयों का बहुमत हो और उन्हें बजट में नियंत्रण संबंधी अधिकार दिए जाएं। उनका नारा था कि बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। धीरे धीरे संवैधानिक सुधारों की मांग गति पकड़ने लगी। इसी समय दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य की मांग प्रारंभ की। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से मांग की कि भारत को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की तरह स्वशासित उपनिवेश का दर्जा दिया जाए। फिरोज शाह मेहता और गोखले ने ब्रिटिश सरकार की इस मंशा की आलोचना की, जिसके तहत भारतीय को स्वशासन देने की दिशा में ईमानदारीपूर्वक कार्य नहीं कर रही थी। यद्यपि ब्रिटिश सरकार की वास्तविक मंशा थी कि यह परिषदें भारतीय नेताओं को अधिकार मात्र प्रकट करने का मंच हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो। फिर भी भारतीय राष्ट्रवादियों ने इन परिषदों में उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई और अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। राष्ट्रवादियों ने इनके माध्यम से विभिन्न
माध्यम से भारतीय समस्याओं की ओर ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकर्षित किया। अक्षम कार्यपालिका की खामी उजागर करना, भेदभावपूर्ण नीतियों पर प्रस्तावों का विरोध करना तथा आधारभूत आर्थिक मुद्दों को उठाने जैसे कार्य इन राष्ट्रवादियों ने इन परिषदों के माध्यम से किए। इस प्रकार राष्ट्रवादियों ने साम्राज्यवादी सरकार की वास्तविक मंशा को उजागर किया तथा स्वशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। उन्होंने देश के लोगों में राजनीतिक एवं आर्थिक चेतना जगाने का कार्य किया। राष्ट्रवादियों ने के इन कार्यों से भारतीयों में साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं का प्रसार हुआ, लेकिन इन उपलब्धियों के बावजूद राष्ट्रवादियों की सबसे प्रमुख असफलता यह रही कि वे इन कार्यक्रम अभियानों को जनाधार नहीं बढ़ा सके। मुख्यतः महिलाओं की भागीदारी नगण्य रही और सभी को मत देने का अधिकार नहीं प्राप्त हुआ। सामान्य प्रशासकीय सुधारों हेतु उदारवादियों के प्रयास, इसमें निम्न प्रयास सम्मिलित थे। सरकारी सेवाओं के भारतीयकरण की मांग, इसका आधार आर्थिक हो, क्योंकि विभिन्न प्रशासकीय पदों पर अंग्रेजों की नियुक्ति से देश पर बड़े भारी आर्थिक बोझ पड़ता है, जबकि भारतीयों की नियुक्ति से आर्थिक बोझ में कमी होगी। साथ ही अंग्रेज अधिकारियों कर्मचारियों को जो वेतन भत्ते मिलते हैं वे उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा इंग्लैंड भेज देते हैं। इससे भारतीय धन का निकास होता है। इसके अतिरिक्त नैतिक आधार पर यह भी गलत था कि भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाए और उन्हें प्रशासकीय पदों से दूर रखा जाए। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, पक्षपातपूर्ण भ्रष्ट नौकरशाही, लंबी खर्चीली न्यायिक प्रणाली की भर्त्सना, ब्रिटिश सरकार के आक्रामक विरोध की विदेश नीति की आलोचना करना, बर्मा का अधिग्रहण, अफगानिस्तान पर आक्रमण, उत्तर पूर्व में जनजातियों के दमन का विरोध, कड़ा विरोध। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, पक्षपातपूर्ण एवं भ्रष्ट नौकरशाही तथा लंबी एवं खर्चीली न्यायिक प्रणाली के भर्त्सना, ब्रिटिश सरकार की आक्रामक विदेश नीति की आलोचना, बर्मा के अधिग्रहण, अफगानिस्तान पर आक्रमण, उत्तर पूर्व में जनजातियों के दमन का कड़ा विरोध, विभिन्न कल्याणकारी मदों यथा स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि में ज़्यादा व्यय की मांग, प्राथमिक एवं तकनीकी शिक्षा में ज़्यादा व्यय पर जोर, कृषि पर जोर एवं सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, कृषकों हेतु कृषक बैंकों की स्थापना इत्यादि। भारत के बाहर अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में कार्यरत भारतीय मजदूरों की दशा में सुधार करने की मांग, इसके साथ हो रहे अत्याचार और प्रजातीय उत्पीड़न को रोकने की अपील, दीवानी अधिकारों की सुरक्षा, इसके अंतर्गत विचारों का व्यक्त करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने, प्रेस की स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता के मुद्दे सम्मिलित थे। उदारवादी तथा नरमपंथियों ने इन अधिकारों की प्राप्ति के लिए एक सशक्त आंदोलन चलाया और इस संबंध में भारतीय जनमानस को प्रभावित करने में सफलता पाई। इसके परिणामस्वरूप शीघ्र दीवानी अधिकारों की सुरक्षा का मुद्दा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का अभिन्न हिस्सा बन गया। उदारवादियों के इन कार्यों से भारतीयों में चेतना जागृत हुई तथा जब 1897 में बाल गंगाधर तिलक और अन्य राष्ट्रवादी नेताओं तथा पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया तो इसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया हुई। नातुबंधों की गिरफ्तारी, निर्वाचन के प्रश्न पर भी भारतीयों में ने कड़ा रोष जाहिर किया। विस्तृत अध्ययन के लिए भारत में प्रेस का विकास नामक अध्याय देखें। वह भारतीय जनता का सर्वथा तिरस्कार करता है, जनता की भावनाओं का अवहेलना करता है, जनता की हितों के स्थान पर शासन के हितों की चिंता करता है, अतः उनके सम्मुख न्याय की दुहाई को देना कोरा मजाक है। गोखले सरकार की उदासीनता एवं कुशासन के संदर्भ में दादा भाई नौरोजी कहते हैं 1906 में, हम कोई भीख नहीं मांगते, हमें केवल न्याय चाहिए। ब्रिटिश शासन साम्राज्य में नागरिक होने के नाते हमारे क्या अधिकार हैं, उसकी मीमांसा किए बिना ही केवल एक शब्द स्वराज्य से सब कुछ व्यक्त किया जा सकता है। वैसा ही स्वराज्य जैसे आयरलैंड, कनाडा और अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में प्रचलित है। दादा भाई नौरोजी 1905 में J.D. सदरलैंड को अपने पत्र में कहते हैं, भारत की स्थिति अत्यंत शोचनीय है, वह निरंतर लूटा जा रहा है। प्राचीन काल में भी लुटेरे आते थे, परंतु वे लूटने के बाद चले जाते थे तथा कुछ वर्षों में भारत पुनः अपनी आर्थिक हानि पूरी कर लेता था, पर अब तो वह लगातार ज़्यादा से ज़्यादा दरिद्र होता जा रहा है। उसे इस लूट से दम लेने का अवकाश ही नहीं मिलता। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के कार्यों का मूल्यांकन। कुछ आलोचकों के मतानुसार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नरमपंथियों का नामात्र योगदान है तथा इसलिए वे अपने चरण में कोई ठोस उपलब्धि हासिल नहीं कर सके। इन आलोचकों का मानना है कि अपने प्रारंभिक चरण में कांग्रेस शिक्षित मध्य वर्ग और भारतीय उद्योगपतियों का ही प्रतिनिधित्व करती थी। उनकी अनुनय विनय की नीति को आंशिक सफलता ही मिली, उनकी अधिकांश मांगी सरकार ने स्वीकार नहीं की। निसंदेह इन आलोचनाओं में पर्याप्त सच्चाई है, किंतु नरमपंथियों की कुछ ही उपलब्धियाँ रही जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज को नेतृत्व प्रदान किया, साझा हित के सिद्धांत पर आम सहमति बनाने और जागृति लाने में काफ़ी हद तक सफल रहे। उन्होंने भारतवासियों में इस भावना की ज्योति जलाई कि सभी के एक ही शत्रु हैं और सभी भारतीय एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। उन्होंने लोगों को राजनीतिक कार्य में दक्ष किया और आधुनिक विचारों को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने उपनिवेशवादी शासन की आर्थिक शोषण की नीति को उजागर किया। नरमपंथियों के राजनीतिक कार्य में दृढ़ विश्वास और अवलंबित थे उथली भावनाओं पर।
उन्होंने इस सच्चाई को सार्वजनिक किया कि भारत का शासन भारतीयों के द्वारा उनके हित में हो। उन्होंने भारतीयों में राष्ट्रवाद एवं लोकतांत्रिक विचारों में प्रतिनिधि संस्थाओं के विचारों को लोकप्रिय बनाया। एक समान राजनीतिक एवं आर्थिक कार्यक्रम विकसित किया, जिसके बाद में राजनीतिक आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिली। उन्हीं के प्रयासों से विदेशों विशेषकर इंग्लैंड में भारतीय पक्ष को समर्थन मिल सका। जनसाधारण की भूमिका। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी काल में कांग्रेस का जनाधार सीमित था तथा जन सामान्य ने इसमें शिथिल तथा निष्क्रिय भूमिका निभाई। इसका मुख्य कारण था प्रारंभिक राष्ट्रवादी जन साधारण के प्रति ज़्यादा विश्वस्त नहीं थे। उनका मानना था कि भारतीय समाज अनेक जातियों उपजातियों में बटा हुआ है तथा इनके विचार में सोच संकीर्णता से ओतप्रोत हैं। फलतः प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने उनकी उपेक्षा की। उदारवादियों का मत था कि राजनीतिक परिदृश्य पर उभरने से पहले जाति विविधता के कारकों में एकीकरण आवश्यक है, लेकिन ये इस महत्व को नहीं समझ सके कि इस कारक में विविधता के बावजूद उसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। व्यापक जन समर्थन के अभाव में उदारवादी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आक्रामक राजनीतिक रुख अख्तियार नहीं कर सके, किंतु बाद के राष्ट्रवादियों में उदारवादियों की सोच में अंतर था। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन की सफलता में जनसामान्य में व्यापक पैठ बनाई, जनाधार बढ़ाया। कालांतर में इसका लाभ आंदोलनकारियों को मिला। ब्रिटिश सरकार का रुख। कांग्रेस के जन्म के प्रारंभिक वर्षों में ब्रिटिश सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुछ समय के लिए सहयोगात्मक रुख बना रहा। उदारवादियों को विश्वास था कि भारत की स्थिति को ब्रिटिश शासन के अधीन रहकर ही सुधारा जा सकता है, किंतु 1887 के पश्चात कांग्रेस और सरकार के हिस्सों में कड़वाहट आने लगी। नरमपंथियों का भ्रम शीघ्र टूट गया क्योंकि शासन का वास्तविक स्वरूप उनके सामने आ गया। इस काल में कांग्रेस ने सरकार की आलोचना और तीव्र कर दी, फलतः दोनों के आपसी संबंध और खराब हो गए। इसके पश्चात सरकार ने कांग्रेस विरोधी रुख अख्तियार कर लिया तथा वह राष्ट्रवादियों को राजद्रोही, ब्राह्मण एवं देशद्रोही, विप्लवकारी जैसी उपमाएं देने लगी। लॉर्ड रफिन ने कांग्रेस को राजद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा। कालांतर में सरकार ने कांग्रेस के प्रति फूट डालो राज करो की नीति अपना ली। सरकार ने विभिन्न कांग्रेस विरोधी गतिविधियों तथा यथा सर सैयद अहमद खान, बनारस नरेश राजा, शिव प्रसाद सिंह इत्यादि को कांग्रेस के कार्यक्रमों की आलोचना करते हुए उकसाया और कांग्रेस के विरोधी संगठन संयुक्त भारत राष्ट्रवादी संगठन, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना में मदद की। सरकार ने संप्रदाय एवं विचारों के आधार पर राष्ट्रवादियों में फूट डालने का प्रयास किया तथा उग्रवादियों को उदारवादियों के विरुद्ध भड़काया, किंतु अपने इन प्रयासों के पश्चात भी ब्रिटिश सरकार राष्ट्रवाद के उफान को रोकने में सफल नहीं हो सकी। आधुनिक सारांश। आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कारण। भारत एवं उपनिवेशी शासन के हितों में विरोधाभास, भारत का प्रशासनिक, राजनीतिक एवं आर्थिक एकीकरण, पाश्चात्य चिंतन तथा शिक्षा का प्रभाव, प्रेस एवं समाचार पत्र की भूमिका, भारत के अतीत का पुनर्अध्ययन, सुधार आंदोलन का विकासात्मक स्वरूप, मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का अभ्युदय, तत्कालीन विश्वव्यापी घटनाओं का प्रभाव, अंग्रेजी शासन की प्रतिक्रियावादी नीतियों में जातीय अहंकार, कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं, 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा, 1838 में जमींदारी एसोसिएशन, 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, 1867 में पूना सार्वजनिक सभा, 1875 में इंडियन लीग, 1876 में कलकत्ता भारतीय एसोसिएशन, 1884 में मद्रास महाजन सभा, 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के उद्देश्य: संवैधानिक दायरे में रहकर प्रदर्शन एवं सभाएं करना, भारत के पक्ष में जनमत तैयार का निर्णय करना, इंग्लैंड में भारत के पक्ष के प्रति समर्थन बढ़ाना, भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा देना, ब्रिटेन से भारत के राजनीतिक संबंधों को बनाए रखना क्योंकि वह समय ब्रिटिश सरकार को प्रत्यक्ष चुनौती देने का उपयुक्त नहीं था, नरमपंथी राष्ट्रवादियों का योगदान, उपनिवेशी शासन की आर्थिक शोषण की नीति की निंदा करना, व्यवस्थापिका संबंधी संवैधानिक सुधार, सामान्य प्रशासनिक सुधारों हेतु अभियान चलाना, भारतीयों के दीवानी अधिकारों की रक्षा करना।